हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतज़ार करें। यदि आप अपने आप को कुछ इस प्रकार से बनाएं तो ये ज़िंदगी का मकसद है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को इस तरीके से बनाइए। आज का वीडियो बेस्ड है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। यहाँ पर लगभग हम लोग 50 प्रश्नों को आज हम लोग लेकर आए हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, राइट, और उसका भाग 1 है आज। और कई बार ये जितने भी प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया गया है ये बार बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है अलमत्ती, राइट, क्या है भाई ये जो अलमत्ती, राइट, क्या कहा मैंने? अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इज इट क्लियर? वापस से बोल रहा हूं, अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो वो हनोई नगर है, राइट। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में जो नगर स्थित है वो हनोई है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। न्यूमर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? क्या कहा मैंने? 1948 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में कितने उद्योगों को रखा गया था, उसकी संख्या कितनी थी? तो 18, है ना, 18 उद्योगों को रखा गया था। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? सन 1902 के अंदर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन जो है, उत्खनन जिस स्थान पर प्रारंभ किया गया वो रानीगंज था, डेट इज वेस्ट बंगाल, रानीगंज। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया था ये प्रश्न। इक्वाडोर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है ना, मतलब फिशरी से संबंधित है, फिशरी से संबंधित है। देखिए हरित क्रांति, राइट, एक तो हरित क्रांति हुई थी देश में, अब नीली क्रांति चल रही है जिसमें कि जलीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मत्स्य उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नीली क्रांति जिससे संबंधित है वो कौन सा है? मत्स्य पालन यानी कि फिशरी से संबंधित है, राइट। नीली वर्ड कहाँ से आया है? पानी से आया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? देखिए मिट्टी के ऊपर, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी अभी तक एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉइल के ऊपर, मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, उनका समावेश यहाँ पर कर लिया गया है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास। काली मिट्टी जिस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सी? कपास है। जैसे कि गुजरात वगैरह के अंदर कपास की बहुत ज़्यादा खेती होती है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वापस से काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से
बेसॉल्ट की चट्टानों के विखंडन से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो कौन सी है भाई? काली मिट्टी है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती है? राइट, किस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो वापस से काली मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो उसको रेगुड़ या रेगुर भी कहते हैं। रेगुर या रेगुड़, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, रेगुड़ या रेगुर। भारत में काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है उसका स्थानीय नाम क्या है? रेगुर है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? वापस से बोल रहा हूँ, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो याद रखना, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटेराइट सॉइल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कम से कम भी 3 से 4 बार अलग अलग एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां लेटेराइट में पाई जाती है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः ही हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि इसकी जुताई स्वतः ही हो जाती है, तो वो कौन सी भाई? काली मिट्टी है। तो देखो प्रश्न नंबर 9 से लेकर 16 तक यहाँ पर सारे मिट्टी के ऊपर प्रश्न है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है? तो काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटेराइट। और किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः ही हो जाती है? तो वो है काली मिट्टी। याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? तो जो मालाबार तटीय क्षेत्र है, मालाबार तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वो है लेटेराइट मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेराइट मिट्टी जो कि मालाबार तटीय प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर याद रखना ये लेटेराइट मिट्टी ऐसी है जब सूख जाए तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और जब गीली होती है तो वो दही की तरह लिपलिपी होती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील है ना। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यदि कोई वन पाए जाते हैं तो वो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, उष्णाद्र पतझड़ वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? मतलब मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो याद रखना वो कौन है? गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती होती है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर खनिज पदार्थों का बहुत भरपूर भंडार है? तो उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत में खनिज पदार्थों का भंडार, भारत में खनिज पदार्थों का भंडार कहाँ पर होता है? तो छोटा नागपुर का पठार। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? तीसरा। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो उस स्थान का नाम था कुल्टी। उस स्थान का नाम क्या था भाई? कुल्टी। तो भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जिस स्थान पर स्थापित कारखाने के रूप में हुआ था वो क्या था? कुल्टी। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत के अंदर सीमेंट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? एक्चुअली वो क्या था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था। वहाँ पर एक सेलुलर जेल है ना, वहाँ पर क्या है? सेलुलर जेल है। तो वहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र
काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो उसको बोलते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो सेलुलर जेल है। कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, राइट। ये काला पानी वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, और ये हैदराबाद का जुड़वा नगर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल तो लद्दाख है, शीत मरुस्थल। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र से जो है, राइट, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, बोमडिल्ला दर्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान, तो गंगा का जो उद्गम स्थान है वो तो है उत्तराखंड, और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? तिब्बत, तो उत्तराखंड तथा तिब्बत। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर है? उत्तराखंड और तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी, ध्यान से सुनना, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, ये लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो ये लंबाई कितनी है? तो लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? राइट, कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? राइट, क्या कहा मैंने? कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो याद रखना, सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? तो कौन सा है भाई? तो जे लैपला, ठीक है, याद रखोगे, जे लैपला। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो जे लैपला। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? राइट, क्या कहा मैंने? बुर्जिल तथा जोजिला किस में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कौन सी यूनियन टेरिटरी में, अब तो इनफैक्ट हम लोग ये कहेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो जो नदी अपना मार्ग बदलती है वो कौन सी है भाई? कोसी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कोसी नदी, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणित समय जिस स्थान से निश्चित किया जाता है वो है इलाहाबाद। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो कौन सी? भूमध्य रेखा है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? राइट, क्या कहा मैंने? वे दो नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वो कौन है? नर्मदा और सोम, नर्मदा और सोम। राइट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर, याद रखना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे से जानते हैं। किससे जानते हैं? गोरे से जानते हैं। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो भारत और ग्रीनविच का जो मानक समय है उसमें 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। बंगाल का शोक जो है इसके ऊपर भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में हुआ है? तो यू आकार की घाटियों का विकास हिमानी क्षेत्र के अंदर हुआ है।
यू आकार की घाटियों का विकास जो है वो हिमानी क्षेत्र के अंदर हुआ है। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय, उलोंग किस्म की चाय है ना, इसको ऐसे लिखते हैं उलोंग। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान। विश्व प्रसिद्ध जो उलोंग किस्म की जो चाय है वो कहाँ पर पैदा की जाती है? तो ताइवान में पैदा की जाती है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मकराना एक जगह है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर से ये संगमरमर, बेस्ट संगमरमर प्राप्त किया जाता है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? आदम का पुल बोले तो राम सेतु, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में। राम सेतु को ही आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका, और इसे ही हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोई और अलग नहीं है, राम सेतु और आदम का पुल एक ही है। क्लियर? सो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनके ऊपर ज़रूर आप लोग फोकस कीजिएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी लेकर आएंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत बहुत सुदृढ़ हो सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।